नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं हूं कविता कृष्ण। नमस्कार, मैं हूं मंदार फिर से। मंदार, बिहार की जो नीतीश सरकार है उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खूब लताड़ा है। मामला था राज्य के शेल्टर होम्स में हो रहे यौन शोषण को लेकर। अब कोर्ट का मानना था कि बिहार की सरकार ने इस पूरे मसले को मजाक बनाकर रख दिया है। और कविता, कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा है कि ये बेहद शर्मनाक भी है। आखिर एफआईआर में धारा 377 का जिक्र क्यों नहीं है? इसके अलावा पॉक्सो के तहत मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया है? जी, और एफआईआर में टिस यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट का जिक्र न करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। इस केस की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि हर बार जब वो इस केस की फाइल पढ़ते हैं तो उन्हें बेहद दुख होता है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये भी पूछा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के अलावा बाकी के शेल्टर होम मामले की एफआईआर रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं है? सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार सरकार इस पूरे मामले में इतनी लापरवाही क्यों दिखा रही है। और मंदार, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन सब की आड़ में सरकार किसे बचाने की प्रयास कर रही है। आज इसी बड़ी खबर पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मिलते हैं हमारे पैनलिस्ट से। हमारे साथ जुड़ रही है उषा ठाकुर, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, उपेंद्र प्रसाद जेडीयू के प्रवक्ता है, और उत्सव बेंस जो कि लॉयर है। मंदार जी बिल्कुल, और शुरू करते हैं इस पूरे मामले में हमारी चर्चा। सबसे अहम जो सवाल पूछे गए हैं कोर्ट की तरफ से, उसके ऊपर उषा ठाकुर जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर आपने आवाज़ उठाई है और बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही शर्मनाक ये जो घटनाएं घटी है उसको लेकर अभी भी बिहार सरकार का जो रवैया है वो किसे बचाने का रवैया दिख रहा है? देखिए, ये इसकी चर्चा करने में भी शर्म आती है, क्योंकि जो आश्रयहीन निराश्रित बच्चे हैं, जिनको आश्रय देने के बहाने उनके साथ दुष्कर्म किया गया, उनका शोषण किया गया, तो कहाँ जाएंगे निराश्रित बच्चे? क्या करेंगे? और उस पर सारी सरकार चुप है। जो सरकार के नुमाइंदे हैं, मंजू वर्मा वगैरह, उनको बिल्कुल ही बचाने की कोशिश की गई जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। तो ये बहुत ही दुखद है। ये मतलब पूरे देश के लिए ही दुखद है। और आप यही देखिए कि ब्रिटेन में या कहीं भी अगर कोई मंत्री या नेता कहीं भी जाता है लेट, तो वो इस्तीफा दे देता है कि मैंने गलती की। लेकिन इतनी बड़ी गलती इस देश के बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है और इस तरह से मुजरिमों को बचाया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, ये बहुत बड़े शर्म की बात है। कहाँ है देश प्रेम? कहाँ है बच्चों से प्रेम? जिसको देश से प्रेम होगा वहाँ के गरीब बच्चों से, महिलाओं से प्रेम होगा, और वो इसका कड़ा से कड़ा कदम उठाएगा, ना कि सिर्फ सत्ता के लिए, सत्ता के लोभ में सत्ता पर बैठा रहेगा और एकदम ही पत्थर हो जाएगा। तो इन लोगों के खिलाफ तो कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, और इन लोगों को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है जो लोग अपने देश के बच्चों की रक्षा ना कर सके, अपने राज्य के बच्चों की रक्षा ना कर सके। उल्टा जो क्रिमिनल्स हैं, जो गलत लोग हैं, उनको प्रश्रय दे। जी, मेरा यही कहना है कि आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोगों को खींचकर सत्ता से उतार देना चाहिए जो इस देश का दर्द ना समझे, इस देश का मर्म ना समझे। जी जी, इससे हमारे देश की कितनी बदनामी हो रही है ऐसे नेताओं के कारण। जी, उपेंद्र प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी जो नेता है वो अपना आराम से जेल में 5 स्टार होटल वाला सब कुछ पा रहा है, क्योंकि वो नीतीश कुमार का खास आदमी है। जी, उपेंद्र प्रसाद, सरकार यहाँ किसे बचा रही है? निराश्रित बच्चों को बचा रही है कि आरोपियों को बचा रही है? नहीं, देखिए, यह जो आरोप लगा रही हैं बिल्कुल निराधार है। वैसे जो घटना घटी है बिल्कुल ही शर्मनाक है। जितनी भी इसकी निंदा की जाए कम है, लेकिन मालूम होनी चाहिए और पूरे देश और राज्य की जनता को जानकारी है। पहली बार नीतीश सरकार ही अपने गिराबयान में झांक के देखने की कोशिश करनी चाहिए। नीतीश सरकार निराधार कैसे है? उषा जी, थोड़ा उनकी बात पहले रखने देते हैं। इसके बाद जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया इस पर
तत्परता के साथ कार्रवाई की जाने लगी। बावजूद इसके विपक्ष का मांग होते रहा कि इसको सीबीआई से जांच कराया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिना देर किए हुए सीबीआई को हवाले कर दिया जांच की जिम्मेदारी। आप जब सीबीआई जांच करिए तो निश्चित रूप से बिहार सरकार या बिहार पुलिस की सारी जो भी शक्तियां थी वो निहित हो गई सीबीआई के अंदर। अब सीबीआई को सारे काम को देखना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है, निश्चित रूप से राज्य सरकार या फिर पुलिस प्रशासन इस पर समीक्षा करेगी और जो सही बात होगा उसमें सुधार करेगी। अरे भाई अभी और क्या सही बात को आपको देखना है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे शब्दों में कह दिया है आपको कि 24 घंटे के अंदर एफआईआर में आपको तब्दीलियां करनी है, एफआईआर में सुधार लाने हैं। जिस तरह से एफआईआर लिखे गए हैं, चाहे सीबीआई उसके बाद आए, चाहे कोई भी और एजेंसी आ जाए, वो कुछ नहीं कर पाएगी जब तक पुलिस सबसे पहले एफआईआर ठीक से नहीं लिख लेती है और उसमें अपने जो भी मुद्दे उसमें टीस के रिपोर्ट में आए हैं वो मुद्दे उठाए नहीं जाते, उसमें लिखे नहीं जाते, उसमें अपराध नहीं लिखे जाते, तब तक आगे की तहकीकात कैसे हो पाएगी? हाँ, तो निश्चित रूप से आज तो राज्य सरकार के प्रतिनिधि चीफ सेक्रेटरी थे वहां बैठे हुए। आज चीफ सेक्रेटरी ने कबूल किया तो निश्चित रूप से जो जहां कमियां रह गई है उसमें सुधार होगा और इसमें जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। और निश्चित रूप से राज्य सरकार ने आज तक किसी को बचाई है दोषी को, कानून अपने ढंग से काम करती रही है और पहली बार नीतीश सरकार ने ही सोशल ऑडिट करवाया। पहली बार किसी शेल्टर होम का ऑडिट हुआ है, सोशल ऑडिट हुआ, इसके पहले कभी नहीं होता था। और जैसे ही संज्ञान में सरकार ने कार्रवाई करना शुरू किया। उपेंद्र प्रसाद, महज सोशल ऑडिट कराने से कुछ नहीं होता, उस पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए और यही सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ बार बार पूछ रही है। उत्सव बैंस हमारे साथ जुड़े। उत्सव जी ये बताइए, एक सेकंड उपेंद्र प्रसाद आपको समझा रहे हैं, एक सेकंड उत्सव जी आपको घटनाक्रम बताएंगे। उत्सव जी ये बताइए कि आज ये नौबत क्यों आई कि सुप्रीम कोर्ट को बिहार सरकार को यूं लताड़ना पड़ा भरी अदालत में? इसमें नहीं, चूंकि उपेंद्र जी सीबीआई की जांच हमने दिया, मॉनिटरिंग उपेंद्र प्रसाद सवाल उत्सव बेंच जी को है। प्रगति हो रही है उपेंद्र प्रसाद जी, कहाँ कमियां नजर आ रही है? उपेंद्र प्रसाद जी सवाल आपके लिए नहीं था, इनकार कर रहे हैं। उपेंद्र जी कमियां है उसको सुधार करने के लिए तैयार है राज्य सरकार। उपेंद्र जी आप किसी और को बोलने देंगे? उत्सव जी बताइए। See, the facts of the case are that scores of children were raped in tens of homes in Bihar, and the Honorable Supreme Court, wides its directions, asked the Bihar government and the CBI to cooperate with the investigation, and the Honorable Supreme Court was monitoring the investigation. But unfortunately, first, the CBI investigating officer who was doing a brilliant job was changed. Second, the very important sections of rape and of POCSO law were not added to the FIR, and which almost means that they were trying to, throw mud in the eyes of the Honorable Supreme Court, because the investigation was not going in the right directions. Because if you don't add the requisite sections of the IPC, no one will be held accountable in the charge sheet. Point number 3, the Bihar Chief Minister from day one took about more than 2 weeks to even start an investigation. He was trying to protect Manju Verma, the then minister, and he didn't even ask her to resign despite media outrage and national public outrage. So, I mean, not adding sections under law means that there is a cover-up by the Bihar government to try and stop this investigation. And fourthly, the doubts from the very beginning were that Manju Verma's husband was very close with the accused, and that is the reason the state was not taking the investigation in the right directions. And there have been media reports that a lot of politicians of the ruling party were actually going to these homes and sexually exploiting the girls, and this would have cost the chief minister his seat. जी, इनफैक्ट उत्सव जी अगर आप हमें जरा समझा सके, और ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो आज बातें हुई थी, जो एडवोकेट्स ने बताया था, उससे मैं उसे कोट कर रही हूँ। यहाँ पर कहा है कि FIR should rationally be lodged under section 323, 324 and most importantly 375 while they register it for some minor offence. Grievous physical violence and sexual abuse has been reported, which should ideally attract section 377, यानी
377 की धारा लगनी चाहिए थी। हालांकि एफआईआर जो दर्ज हुआ है वो सेक्शन 82 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो है एफआईआर दर्ज हुआ है। ये बताइए, जिस केस में धारा 377 या 375 लगना चाहिए था, वहां पर अगर आप सेक्शन 82 लगाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? उसका फर्क ये पड़ता है कि पॉक्सो लॉ में पहला तो बेल नहीं मिलती है, और दूसरा इसमें ये फर्क पड़ता है कि अगर रेप के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो आसाराम और राम रहीम जैसे रेपिस्ट को हुआ है तो वो भी नहीं होता। And that is what the Supreme Court is trying to reiterate by its strong observations, that this case is fit for now being transferred to an independent team of the CBI, because the IO was also under pressure. He was transferred, and the Bihar government is actively trying to brush aside such serious action sections of the IPC. I'll give you a small example. A girl says, "I was raped." But the Bihar Chief Minister says you are not raped, only you've been only molested. So under the molestation charge, you will only be punished for only 3 years or maybe more to 5 years. Gee. But under the rape charge, this is life imprisonment. My question to the Bihar Chief Minister is very specific. The Bihar Chief Minister, under whose authority is the Chief Secretary and the DGP, needs to explain to the nation that why did the Bihar Chief Minister dilute the sections of the IPC. And if he cannot answer the question because he has the moral duty to step down, this crusade for justice of these children has been going for too long. And Honorable Supreme Court has time and again said that children who are orphans, who are destitutes, only have rights if they are actively protected by the court. The court is monitoring the probe, but unfortunately, Mr. Nitish Kumar is trying to protect rapists. And he was known to be some good chief minister once. But he has exposed himself by siding with rapists. उत्सव जी, जो आपने बातें उठाई है उसका जवाब उपेंद्र प्रसाद जरूर देंगे, लेकिन उपेंद्र प्रसाद आपको थोड़ा सा घटनाक्रम अवगत करा देते हैं। 2 जनवरी 2018 से ये टीस का जो ऑडिट रिपोर्ट जो आप कह रहे हो कि आपकी सरकार के दायरे के अंदर शुरू हुआ था 104 शेल्टर होम्स का, उसका जब रिपोर्ट सबमिट किया गया सरकार की तरफ 27 अप्रैल तारीख थी। और जब पुलिस जाग उठी, आपकी जो पुलिस है जो आप कह रहे हो कि बहुत अच्छा काम कर रही है, उन्होंने क्या अच्छा काम किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने तो बता ही दिया है कि किस तरह से काम उन्होंने किया है। और ऐसे हालत में ये पुलिस जो अप्रैल का जो रिपोर्ट था उसके ऊपर जाग उठी जून महीने में। तो आप बताइए क्या फुर्ती दिखा रही है, किस तरह से काम करा रही है, और सरकार जो है आपकी वो सरकार कितनी उपेंद्र प्रसाद से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उषा जी, ये पहले शुरू से ये इस पूरे मामले को लेकर आपकी पहुंच रही है। अच्छा, आपको आवाज अगर पहुंच रही है तो इसका जवाब दीजिए। ये अप्रैल से जून तक इतना समय क्यों लिया पुलिस ने क्रैकडाउन करने के लिए और धरपकड़ करने की लोगों की? नहीं तो मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जैसे ही संज्ञान में आया, प्रशासन स्वतंत्र थी इसके लिए, पुलिस प्रशासन काम करने के लिए, और हमारे नेता कभी किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं प्रशासन के मामले में। जिस तरह से पुलिस है जो कानून सम्मत कार्रवाई होती है करती है, लेकिन यदि पुलिस के द्वारा भी नरमी बरती गई है तो उसकी समीक्षा होगी, और जिस स्तर पर नरमी बरती गई उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन यदि पुलिस सही ढंग से काम करती और हम यदि संतुष्ट होते तो विपक्ष कहने के बावजूद भी हम उसी पर विश्वास करते। लेकिन जैसे ही विपक्ष ने मांग किया कि सीबीआई को जांच दिया जाए तो हमारी मंशा साफ थी कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और जो इसमें दोषी है कार्रवाई होनी चाहिए। यही कारण है कि जैसे ही विपक्ष से मांग उठी, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिना देर तो आपने ये राह देखी, आपके पास रिपोर्ट थी, फिर भी आपने विपक्ष के मांग की राह देखी। आपके पास रिपोर्ट थे, उसके बावजूद आपने विपक्ष के मांग की राह देखी और बाद में कार्रवाई करने के लिए आप तुल गए। नहीं, हमने राह नहीं देखी। विपक्ष अलबत्ता जो आज प्रश्न उठा रही है, इनके समय चारा घोटाला का कांड हुआ था। नहीं, अब वो विपक्ष है भी नहीं, इसी चर्चा में मौजूद नहीं है। आप बाकी मुद्दे मत उठाइए। सबसे अहम मुद्दा है, आपने कहा कि समीक्षा करेंगे पुलिस की भूमिका की। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है, एक सेकंड उपेंद्र जी, कार्रवाई होनी चाहिए। उपेंद्र जी, सबसे पहले दोषी दिख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले दोषी दिख रहे पुलिस की भूमिका।
पुलिस की जो भूमिका है, आपकी जो पुलिस है, पति जो ब्रजेश ठाकुर से बात होती थी, इनको भी इस्तीफा देना पड़ा। इसके पहले प्रत्यक्ष भूमिका सामने नहीं आ रही थी। जी जी जी, जी। उषा ठाकुर सबसे पहला, एक सेकेंड, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला पायदान तो होता है आपका एफआईआर, और यहाँ एफआईआर में ही सुप्रीम कोर्ट ने खोट दिखाए, यहीं पर उन्होंने दिखाया है कि कैसे सरकार ने गलती की है, पुलिस ने गलती की है। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि कहीं ना कहीं केस को इधर डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है, और इन लोगों को तो कुछ बोलने का हक ही नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों का अंधकारमय भविष्य हो, जिनको आश्रय देकर, और जो क्रिमिनल्स हैं जिन लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उन लोगों को ही प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का हक नहीं है। ये लोग कुछ भी बोलने के काबिल नहीं हैं। ये देशद्रोही है, क्योंकि इस देश के बच्चों से इनको प्यार नहीं है, तो कैसे सत्ता में बैठ सकते हैं? एफआईआर तो किया ही नहीं गया पुलिस द्वारा। पुलिस भी गलत है, इनके साथ मिली हुई है। पूरी सत्ता को बदलना होगा। जी एक सेकंड के लिए उषा जी, आपका जो मुद्दा है उसको लेकर, आपने किया कि सरकार ने किया? नहीं है। इस घटना को उद्भेदन सरकार ने किया, नीतीश सरकार ने किया। नीतीश सरकार ने सोशल ऑडिट कुछ नहीं किया। नीतीश सरकार कर रहे हैं, इसके बाद कार्रवाई होने लगी। ले रहे हो, इतना बड़ा दुष्कर्म हो गया। आपने क्या इसका उद्भेदन किया था? मुजफ्फरपुर में। एक सेकंड, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर चिल्लाते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने उद्भेदन किया था क्या? नहीं, तो सरकार ने उद्भेदन किया और इस पर कठोर कार्रवाई होने लगी। लेकिन इसीलिए तो जब सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर रही है, तो जहां कमियां हैं उसमें सुधार होगी, और सीबीआई जांच कर रही है, और हम उसमें उपेंद्र प्रसाद जी, साबित होगा उसमें उपेंद्र प्रसाद और उषा जी सरकार है जी। उपेंद्र प्रसाद, अगर सरकार इसको लेकर सही मायने में संजीदा थी तो आज उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट को नहीं करनी पड़ती थी। उत्सव बहन कुछ कहना चाह रहे थे। उत्सव जी। See, I will just say a basic point that media persons should ask the Chief Minister of Bihar. The point is that what interest does the Bihar Chief Minister have in not letting the investigation go in the right direction? The conduct of the Bihar Chief Minister from day one has been suspicious. First, he takes 10 days to let this probe be handed over to CBI. Second, the Bihar Chief Minister then tries to get the IO transferred, who's doing a fantastic job. Third is that under the leadership of the Bihar Chief Minister, there are important sections of the IPC as observed by the Honorable Supreme Court missing from the FIR. My question is that what interest does Mr. Nitish Kumar have in protecting men who rape little children in orphanages? That's the question. The media reports of the local vernacular newspapers have said that the GDU politicians who were in close touch with Mr. Brajesh Thakur, that has been established by the CBI. Manju Verma's husband is also his friend. They used to be guests in his orphanage, and he was running the orphanage and the shelter homes as a brothel. So ultimately, what is the Raj Dharam of Mr. Nitish Kumar is to protect rapists or to give justice to these children. That is the moot point, and we should only remain at the moot point, which should be answered by the उपेंद्र प्रसाद जवाब दीजिए। उपेंद्र प्रसाद जवाब दीजिए। इतने सारे बहुत गंभीर सवाल उठाए गए हैं। नहीं, मैं साफ साफ कह रहा हूं, न मीडिया के लोगों ने इसका उद्भेदन किया, न प्रतिपक्ष के लोगों ने उद्भेदन किया, न कोई सामाजिक संगठन ने उद्भेदन किया। इस घटना को उद्भेदन सरकार के पहल पर हुई है। तो आपको सवाल किया गया है, सरकार इसमें तत्परता के साथ कार्रवाई भी करना प्रारंभ करती है। आपको जो सवाल किया गया है कि आप मंजू वर्मा और उनके पति से जो रिश्ते थे ठाकुर के साथ, उसमें सुधार होगा, और जिस स्तर पर उसके ऊपर जवाब दीजिए। गड़बड़ियां किया, किसी को जति बचाने का प्रयास हुआ होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। जी, असल में नीतीश सरकार न किसी को बचाती है न फंसाती है।
जी। अगर आप किसी को बचाते नहीं है, किसी को फंसाते नहीं है, तो ये बताइए उपेंद्र प्रसाद सर, जो राज्य की पुलिस है वो किसे रिपोर्ट करती है? किसके पास रिपोर्ट करती है राज्य की पुलिस? तो कह तो रहे हैं कि जैसे नहीं, राज्य की पुलिस किसके पास रिपोर्ट होने लगी? आप बस जवाब दीजिए। राज्य की पुलिस कार्रवाई की बात मत कीजिए उपेंद्र प्रसाद, कार्रवाई की बात मत कीजिए। सीधे हाथ नजर नहीं आया, लेकिन उसके हस्बैंड का जैसे ही आया उद्भेदन हुआ कि उनके हस्बैंड का जो अभियुक्त था ब्रजेश ठाकुर से बात होती थी, तो मंत्री को भी, कल्याण मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। उपेंद्र प्रसाद, हमारे मुख्यमंत्री जी किसी को बचाते न फंसाते हैं, जो गलत करता है उपेंद्र प्रसाद कार्रवाई होती रही है। उपेंद्र प्रसाद किसी को बचाया नहीं जा रहा है, तो ये उपेंद्र प्रसाद अगर किसी को बचाया नहीं जा रहा है तो ये एफआईआर जो है वो एफआईआर में इस तरह की धाराएं क्यों लगी है जिसमें सजा कम होती है? नहीं, यदि मैं तो कह ही रहा हूं कि यदि ये धारा लगाने में पुलिस प्रशासन किसी स्तर पर यदि गड़बड़ियां की होगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अब तो कब करेंगे? वही तो बात है ना, बात हम वही सवाल दोबारा कर रहे हैं आपको कि आप ये सब के आधार पर ये बात अगर सुप्रीम कोर्ट ने ना उठाई होती तो आप चुप्पी साधे रहते। ये सुप्रीम कोर्ट ने बात सामने लेके आई, तब जाके आप बात कर रहे हैं कि अब समीक्षा करेंगे, अब कार्रवाई करेंगे, ये सब चल रहा है आपका। जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है केस को, नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है तो हमारा मॉनिटरिंग कहां हो रहा है? अब तो सीबीआई जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है, उसमें राज्य सरकार की कहां भूमिका? तो राज्य सरकार की अरे भाई, जब सामने सब मामले आ गए, तो जब मामले सब सामने आ गए तो आप ही की तो पुलिस वहां पे पहुंची थी। राज्य सरकार की भूमिका। उत्सव जी जवाब दीजिए। राज्य सरकार की क्या भूमिका है उत्सव जी, बताएंगे आपको। रुकिए प्लीज जी, उषा जी आपके पास भी आ रहे हैं। मैं बताता हूं क्या, आई विल टेल यू। अब नाउ द फैक्ट्स ऑफ द केस आर, राज्य सरकार कितनी भूमिका है कि जांच में हम सहयोग करेंगे। द फैक्ट्स ऑफ द केस आर दैट ओनली मुजफ्फरनगर शेल्टर होम रेप केस। उपेंद्र प्रसाद, आप किसी को बोलने देंगे? उत्सव जी बोलिए। कैन आई okay, so the facts of the case are that only Muzaffarnagar shelter home rape case has been investigating by the CBI. Other cases which were mentioned in this report, there are about 14 shelter homes that are being investigated by the Bihar government, and that is what the Supreme Court has said today, that you add these sections of rape and of POCSO law, otherwise you will hand over to the CBI. So the jurisdiction of these other homes is under the Bihar police, whose boss is Mr. Nitish Kumar. So Mr. Spokesperson of the party needs to answer why has Supreme Court been so harsh on them today and asked them to do a proper investigation. जी बिल्कुल। उषा जी आपको लगता है कि जो बाकी के जो मामले हैं, बाकी जो मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम के अलावा जो बाकी के मामले हैं जो पुलिस के दायरे में अभी भी है और वहां पे उन्होंने पूरी तरह से कोताही बरती है, पूरी तरह से उन्होंने ढिलाई दिखाई है वहां, और ऐसे हालत में ये बाकी मामले भी क्या सीबीआई की तरफ जाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए? बिल्कुल सारे मामले सीबीआई की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कि यहाँ इस देश के नेता जो कि लगातार जैसे भगवान राम का नाम ले रहे हैं, वैसे ही नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं, क्योंकि जरा भी गलती करेंगे तो सत्ता से निकल जाएंगे, तो इसीलिए लगातार उनका नाम जप रहे हैं। चाहे बच्चे जो ये आश्रयहीन बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके साथ दुराचार हुआ है, ऐसी बातें नहीं है। मैं वापस नहीं लूंगी, मैं कोई किसी पार्टी की नहीं हूँ, मैं इस देश की, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप सुन लीजिए, चुप रहिए। मैं इस देश की नागरिक हूँ, मुझे इस देश के बच्चों से प्यार है, मैं उन लोगों के लिए काम करती हूँ। आप चुप रहिए, आपको यहाँ टीवी पर उपेंद्र जी उन्हें बात करने तो उनकी बात रखने दीजिए। ने भी अपनी पत्नी आपको समय दिया जाएगा, लेकिन आप लोग गलतियों पे पर्दा डालते हैं। नहीं, गलत तो आप भी बोल रहे हैं, गलत तो आप भी बोल रहे हैं। नेता के और हम लोग गलती पे पर्दा नहीं डालते हैं। नहीं, उपेंद्र जी हम लोग उद्भेदन करते हैं। उपेंद्र प्रसाद, आपने क्या उद्भेदन किया है बताइए? बाकी जो मामले हैं मुजफ्फरपुर के बावजूद जो बाकी के जो मामले उसके ऊपर क्या किया आपकी पुलिस ने? नीतीश कुमार ये कर रहे हैं, इतना बच्चों के साथ अन्याय हो गया है और आप ही के पार्टी के लोगों ने किया है और उन लोगों को आप लोग बचा रहे हैं। एफआईआर तक नहीं दर्ज हुआ है।
तो शर्म आनी चाहिए आप लोग। उपेंद्र जी उन लोगों को आपसे उपेंद्र जी आपने किया। उपेंद्र जी आपने कहा, उपेंद्र जी आपने कहा कि सरकार ने, उपेंद्र प्रसाद करते हैं, आप क्या जानते हैं मुझे? उपेंद्र जी आपसे सीधा सवाल है, एक सेकंड। उषा जी एक सेकंड, नेता का नाम ले लेके उषा जी एक सेकंड। उपेंद्र जी 110 शेल्टर होम जो है ऑडिट किए गए, दुख होता है ऐसे। एक सेकंड जी 110 शेल्टर होम का ऑडिट हुआ, 17 ऐसे, रुकिए अभी रुकिए। आप अनाप आरोप लगा रहे हैं। कोई अनाप आरोप नहीं लगा रहे, आप बात तो सुनिए। उपेंद्र प्रसाद आपसे सवाल पूछा जा रहा है, जो सवाल है उसके जवाब दीजिए। क्या घटना जी आप नहीं ये आप पिछले आधे घंटे से कह रहे हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं बैठे रहेंगे। उपेंद्र जी अब सवाल सुनिए। 110 शेल्टर होम जो है ऑडिट हुए, उसमें से 17 शेल्टर होम में ग्रेव कंसर्न्स यानी संजीदा बातें पाई गई, चाइल्ड अब्यूज के केसेस, यौन शोषण के मामले 9 शेल्टर होम में पाए गए। 9 शेल्टर होम में से सिर्फ 5 केस में एफआईआर दर्ज हुआ है। आपने कार्रवाई की है, तो मई से लेके अब तक सिर्फ 5 केस में एफआईआर क्यों दर्ज हुआ है? और अगर वो एफआईआर दर्ज भी हुआ है तो इतना हल्के सेक्शंस को लेकर दर्ज क्यों हुआ है? बताइए, क्या कार्रवाई की है आपकी सरकार ने? बाकी 4 केस में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो मैं कह रहा हूं कि जहां कमियां हो रही है उसकी भी समीक्षा प्रशासन कर रही है। बाकी 4 केस में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हो रही है और हर जगह कार्रवाई हो रही है। आप तो इस सरकार के पहले की भी सरकार आपने देखा है। नहीं हमें लेना देना नहीं है इस मामले में। पहले सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। आपकी जिम्मेदारी बनती है और आपको कार्रवाई करनी होगी। आप कार्रवाई करने के लिए इतना देर क्यों लगा रहे हो? कह रहा हूं कि यदि हमारी सरकार की मंशा साफ नहीं रहती तो हम इसको उद्भेदन क्यों करते? तो मैडम बार-बार जो आरोप लगा रही पिछले 11 महीने से आप यदि बार-बार जो आरोप लगा रहे हैं, यदि बचाने की आरोप की बात नहीं है, तथ्य है। इसका उद्भेदन कैसे करते? ये बात ही नहीं है, तथ्य सामने दिखाई दे रहे हैं। नहीं ये 11 महीने लगे आपको। उपेंद्र जी, घटना घटी है, सच है। उपेंद्र जी, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये घटना तो आप टाल नहीं सकते, नकार नहीं सकते। ये बहुत ही कंडेम करता हूं। नहीं हम सभी कंडेम करना ही पड़ेगा। ये ऐसी घटना है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं उस घटना को। हम कहे, हर कोई कहेगा आप गंभीर नहीं हो। समस्या है। आप इस घटना को लेकर मिलजुल करके गंभीर नहीं होगा। उठ करके इस समस्या का स्थायी कैसे निदान हो? आप सिर्फ इतना ही नहीं आपकी सरकार जो है कार्रवाई हो, बल्कि जो प्रभावित जो लड़कियां हैं उसका जीवन स्तर में कैसे सुधार हो, इस पर भी विचार। अरे उपेंद्र प्रसाद जी, आप सामाजिक समस्या है। उपेंद्र प्रसाद जी, आप सामाजिक समस्या वगैरह वो तो सब हम जानते हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं। हम ये सवाल कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप जनवरी से लेके अब नवंबर हो गया, दिसंबर आ गया, ऐसे हालत में 1 साल क्यों लग रहा है आपको ये समीक्षा करने में? वही तो सवाल है। आपकी सरकार गंभीर नहीं है इसको लेकर। नहीं एक चीज सुनिए, यदि कोई आरोप लगता है नहीं तो आरोपी का भी पक्ष बिना जाने हुए आप कोई फैसला नहीं सुना सकते। हम लोग न्यायालय नहीं है। हम लोग जो कार्रवाई होती, जो दोषी है उसको सब सारा चीज करके कोर्ट को हम लोग सुपुर्द करते हैं। अब कोर्ट फैसला करता है कि क्या उस पर सजा होनी चाहिए। जो आपके पुलिस ने किया नहीं है, तो आप किस बिना पर करेंगे? आगे जाके आरोपी को सजा किस बिना पर करेंगे? जो आपकी पुलिस कर नहीं पा रही है, जो आपकी पुलिस ने लिखा नहीं है, 1 साल लगा दिया आपने। जो एविडेंसेस थे वो एविडेंसेस जाते हैं ऐसे हालात में। इस घटना पर तो मैं कह ही रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी किया है उसकी समीक्षा हो रही है और इसमें जो कमी है उसको सुधार होगी। आज जिस स्तर पर जिसने भी लापरवाही बरता है उस पर भी कार्रवाई होगी। वो भी बचने वाला व्यक्ति नहीं है। लेकिन मैं बार-बार कह रहा हूं, जब सीबीआई को सुपुर्द हो गया, सुप्रीम कोर्ट इस पर मॉनिटरिंग कर रही है, तो राज्य सरकार की जो भूमिका है वो सीमित हो जाती है। राज्य सरकार की इतनी भूमिका होती है कि जांच में वो सहयोग करे। नहीं आप गलत कह रहे हो। आप गलत कह रहे हो, क्योंकि एक ही मामला ऐसा है जहां पे सीबीआई है, बाकी के मामले की बात क्या है? जी, और उपेंद्र प्रसाद आपसे आखिरी सवाल, मेरे पास वक्त नहीं है। जो केसेस
राज्य सरकार के तहत आते हैं। जो केसेस राज्य की पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन केसेस पर टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। कल तक आपको जवाब देना है, कल 2 बजे तक आपको जवाब देना है। ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा, जो बात की आज, उसके बाद क्या एक्शन हुआ है? क्या सरकार ने पुलिस को बुलाई है? वो तो आज समीक्षा हो रही है। आला अफसर को बुलाया गया है? क्या एफआईआर बदले जा रहे हैं? क्या काम हो रहा है? प्रशासन समीक्षा कर रही है और जो समीक्षा उपरांत जो आएगा अंतिम निष्कर्ष वो सुप्रीम कोर्ट को कल दिया जाएगा, आपको जानकारी हो जाएगी। जी उपेंद्र प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी की समीक्षा हो रही है। जी जी उपेंद्र प्रसाद, अफसोस ये है कि पिछले 1 साल से जी जो है आपकी सरकार सिर्फ कार्रवाई और समीक्षा कर रही है। आपको यहां बता दें, बिहार सरकार के लिए हमारे तरफ से ये एक मैसेज है। बात यहां पर सुशासन या कुशासन की नहीं है, बात यहां पर है उन बच्चों की, उन बच्चियों की जो निराश्रित है, जो आपके पास आश्रय के लिए आए थे, आस लेकर आए थे, भरोसा लेकर आए थे कि आपके पास उन्हें आश्रय मिलेगा। इस तरह की हैवानी करने के बाद आपने उनका भरोसा तोड़ दिया है, उनके जिंदगी के साथ जो है खिलवाड़ किया है आपने। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मंदार, साथ साथ उम्मीद करते हैं कि आज ही और कल के बीच में कम से कम बिहार सरकार जाग जाएगी, पुलिस जाग जाएगी, एफआईआर बदले जाएंगे, कड़े से कड़े जो कानून के तहत कार्रवाई करनी है वो होनी चाहिए। सीबीआई के बावजूद जो बाकी के मामले उसको लेकर काफ़ी गंभीरता दिखानी चाहिए और साथ साथ जो पुलिस अफसर यहाँ पे किसी को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी जरूर होनी चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, छोटा से ब्रेक के बाद हम मुड़ते हैं बाकी खबरों की ओर।